नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है हल संधि प्रकरण में। अभी तक हम हल संधि प्रकरण में जशत्व संधि, शशुत्व संधि, षटुत्व संधि, अनुस्वार संधि एवं चरत्व संधि, इन सभी संधियों को देख चुके हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं परसवर्ण संधि की। देखिए, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, परसवर्ण का मतलब होता है पर यानी कि सामने वाले या पश्चातवर्ती वर्ण के समान हो जाना। चाहे उस वर्ण के समान हो तो वह जो वर्ण जिस वर्ग का है उसके समान हो जाना, यही परसवर्ण है। अब इसमें जो जो सूत्र हैं उन सभी के बारे में बता रहा हूं मैं, जो जो संधि इसमें है। कुछ संधियों को अनुनासिक संधि भी बोलते हैं, कुछ को परस्पर अनुस्वार संधि भी बोलते हैं। मैं उनके अलग अलग नाम न बताते हुए केवल इसी में सभी का वर्णन कर रहा हूं, सूत्र के अनुसार आप समझ सकते हैं। पहला सूत्र इसका यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। देखिए, सर्वप्रथम इस सूत्र का अर्थ समझिए। यर प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं वह सभी व्यंजन होते हैं केवल है को छोड़ करके। श र हल, तो केवल हल को छोड़ देंगे, बाकी सभी जो व्यंजन है यह वगैरह से लेकर के है तक, है को छोड़ करके सभी यर प्रत्याहार में आते हैं, यानी कि सभी व्यंजन केवल है को छोड़ करके। यह प्रत्याहार का अर्थ होता है को छोड़कर सभी व्यंजन। इसके पश्चात अनुनासिक व्यंजन आवे। देखिए, अनुनासिक के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, मुखनासिक और अनुनासिक, यानी कि जे वे व्यंजन जिनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों के द्वारा एक साथ होता है उन्हें अनुनासिक व्यंजन कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम व्यंजन होता है वह अनुनासिक व्यंजन है। जम गण नम, ये 5 वर्ण हैं जो अनुनासिक हैं। ये यदि यर के पश्चात अनुनासिक व्यंजन आवे तो जो यर है, पूर्व वाला जो व्यंजन है, वह सामने वाले वर्ग के अनुसार अपने ही वर्ग के अंतिम व्यंजन में बदल जाएगा, यानी अनुनासिक ही हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कै के पश्चात कोई अनुनासिक व्यंजन आ रहा है तो कै के स्थान पे ज्ञ हो जाएगा। लेकिन ये होता है विकल्प से। वा का अर्थ होता है विकल्प से होता है, यानी कि हम यहाँ पे अन्य संज्ञा भी कर सकते हैं। जैसे उदाहरण दे रहा हूं मैं, उदाहरण के द्वारा आप समझ जाएंगे। उससे पहले परिभाषा एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं मैं। यह यानी कि हल है को छोड़ करके सभी व्यंजन, इनके पश्चात कोई भी अनुनासिक व्यंजन आता है तो पूर्व वाला जो यर वर्ण है वह अपने ही वर्ग के अंतिम व्यंजन में बदल जाता है। जैसे वाग्धन मूलम। यहां पे देखिए, गै के पश्चात में आ रहा है, गै यर वर्ण में से संबंधित है, सामने अनुनासिक व्यंजन है मैं, तो ये जो गै है ये अपने ही वर्ग के अनुनासिक में बदल जाएगा और ये हो जाएगा वाम मूलम। विकल्प से हम इसे वाग मूलम यथावत भी लिख सकते हैं, जो कि जसत्व संधि का रूप है। ये मूल शब्द होता है वाक, वाक के पश्चात वाक में कै का ग हो गया जसत्व संधि के अनुसार, और गैस के बाद में मैं है तो इसका परस्पर अनुनासिक व्यंजन के रूप में बदल गया और ये हो गया वाम। दोनों ही रूप सही है इस सूत्र के अनुसार। आगे एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे सरल मयूखा, डै के पश्चात मैं है, अनुनासिक व्यंजन है, डै यर में शामिल है,
तो ये ड अपने ही वर्ग के अंतिम व्यंजन यानी कि टैवर का तृतीय वर्ण ड है और इसका अंतिम अनुनासिक व्यंजन जो है अण है, तो ये उसमें परिवर्तित हो जाएगा और ये हो जाएगा षण्मयूखा। परस्वर्ण संधि के अनुसार ये हो जाएगा षण्मयूखा और जसवंत संधि के अनुसार षण्मयूखा ही रहेगा। मूल शब्द है ये षट। षट के ड का ड हुआ और ड का अण परस्वर्ण के अनुसार। अन्य एग्जांपल देख लेते हैं। एतत् मुरारी, द के पश्चात में आ रहा है तो द बदल जाएगा अपने वर्ग के अंतिम व्यंजन में जो कि है न, और यह हो जाएगा एतन् मुरारी। इसका एतद् मुरारी भी होता है जसत्व संधि के अनुसार। इसी प्रकार से जगन्नाथ भी होता है, जगत प्लस नाथ, त का द हो गया, जसत्व संधि से जगन्नाथ हो गया और द के पश्चात न आ रहा है तो ये जगन्नाथ भी हो जाएगा परस्वर्ण संधि से। अब इसका अगला सूत्र देखते हैं, वह है प्रत्यये भाषायाम नित्यम। उस सूत्र का अर्थ क्या होता है ये भी बता रहा हूं आपको। यह एक वार्तिक है जिसे ऋषि कात्यायन ने जोड़ा है। प्रत्यये भाषायाम नित्यम, यह वार्तिक है। इसका अर्थ क्या होता है ये समझिए सर्वप्रथम तो, कि यदि यद प्रत्याहार में आने वाले वर्ण इनके पश्चात कोई ऐसा अनुनासिक हो जो प्रत्यय का आदि वर्ण हो, कोई प्रत्यय हो और उसका जो प्रथम वर्ण हो वह अनुनासिक व्यंजन हो, तो वह नित्य रूप से परस्वर्ण संधि ही होगी, उसमें अन्य कोई संधि नहीं होगी, कोई विकल्प नहीं होगा, नित्य रूप से परस्वर्ण ही होगी। यहाँ नित्यम से मतलब निश्चित है कि निश्चित रूप से यही संधि होगी, अन्य कोई संधि नहीं होगी। प्रत्यय का आदि अनुनासिक, इसको ऐसे लिखेंगे कि ऐसा प्रत्यय हो जिसका आदि वर्ण यानी आरंभिक वर्ण जो है वह अनुनासिक व्यंजन होगा, तो वह नित्य रूप में ही परस्वर्ण संधि होगी। ये वार्तिक है। इसके एग्जांपल देखते हैं हम। चिदधनमयम, मयट प्रत्यय है ये। मयट प्रत्यय का आरंभिक वर्ण यहाँ मैं है जो कि अनुनासिक है, तो यहाँ पे निश्चित रूप से ये चिन्मयम ही होगा। यदि हम इसको चिन्मयम लिखते हैं तो गलत है, ये चिन्मयम ही होगा। इसी प्रकार से अपधन्मयम, ये अमयम ही होगा। तद्धन मात्रम, यहाँ पे तन मात्रम ही रूप होगा, यानी नित्य रूप से परस्वर्ण संधि होगी यदि प्रत्यय का आरंभिक वर्ण अनुनासिक है तो। अब चलिए नेक्स्ट सूत्र की ओर चलते हैं हम। इसका जो अगला सूत्र है वह है अनुस्वारस्य यही परस्वर्ण, इसे अनुस्वार परस्वर्ण संधि कहते हैं हम। पूर्व में जो सूत्र लिखवाया था यह अनुनासिक होगा, वह अनुनासिक परस्वर्ण भी कहलाती है। अब देखिए इस सूत्र का अर्थ क्या होता है। अनुस्वार, अनुस्वार के पश्चात यदि यह वर्ण आए, यह प्रत्याहार,
यह प्रत्याहार का अर्थ होता है श से श्रय है, उसमें व्यंजन को छोड़ करके सभी व्यंजन श से स है ये को छोड़कर सभी व्यंजन जो है ये यह प्रत्याहार में शामिल होते हैं। यदि ऐसा होता है तो अनुस्वर के स्थान पर परस्वर्ण हो जाता है। परस्वर्ण का मतलब सामने वाले वर्ण के अकॉर्डिंग, जो ये सामने जो वर्ग है उसका अंतिम व्यंजन हो जाएगा, जो अनुस्वार है वह। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे अमधंकितः, ये एक बात और बता देता हूं मैं, इससे पूर्व दो सूत्र मौनुस्वार। पहले अमधंकित था तो मैं का अनुस्वार हुआ, अमधंकित हुआ। अब यहां पे परस्वर्ण संधि से अंकित हो जाएगा ये, तो दोनों ही सूत्र यहाँ पे काम करेंगे। अंकित इस प्रकार से लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसको हम अनुस्वार के स्थान पर सामने कै वर्ण आ रहा है तो कै के स्थान पर गे हो जाएगा। तो ये दोनों सूत्रों के बाद, दोनों सूत्र कौन कौन से, एक तो मौनुस्वार जिसे अनुस्वार होता है, एक सूत्र है नश्च पदांतस्य झलि, यानी कि पद के मध्य में न अथवा मैं आए और सामने झल वर्ण हो तो न अथवा मैं का अनुस्वार हो जाता है। ये पद के मध्य में आए तो है। मौनुस्वार सूत्र का अर्थ होता है पद के अंत में मैं का अनुस्वार होता है, और नश्च पदांतस्य झलि का अर्थ होता है पद के मध्य में आए न अथवा मैं के पश्चात यदि झल वर्ण हो तो उनका अनुस्वार हो जाता है। जैसे पयान धन सी, तो न का अनुस्वार हो गया पयान सी। इन दोनों सूत्रों के पश्चात ये संधि होती है परस्वर्ण संधि, या इसे अनुस्वार परस्वर्ण संधि भी कह सकते हैं हम। अमधंकित, यहाँ पे देखिए अनुस्वार के पश्चात कै वर्ग का प्रथम वर्ण आ रहा है कै, जो कि यह में शामिल है। अब अनुस्वार का जो कै का अंतिम व्यंजन है वह हो जाएगा अनुस्वार के स्थान पर, और यह हो जाएगा अंकितः। इसको मिलाकर लिखें तो ये जो ज्ञ है इसके नीचे क्या आ जाए, यानी इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। आगे और एग्जांपल देख लेते हैं हम। मुंडनम, अनुस्वार है, अनुस्वार के पश्चात टे वर्ण आ रहा है, तो अनुस्वार जो है वह इसके टे वर्ग का अंतिम व्यंजन में बदल जाएगा, और ये हो जाएगा मुंडनम। गुणधनफित, अनुस्वार के पश्चात थे है तो पे वर्ग का अंतिम व्यंजन में होता है, और यह हो जाएगा गुणफित है। इसी प्रकार से एक दो एग्जाम्पल ऊपर लिखवा देता हूं। अमनचित, यह हो जाएगा अंचित, अंचित। आगे देखिए श्याम धंत है, यह शांत हो जाएगा। इस प्रकार से अनुस्वार के स्थान पर सामने जो वर्ग है उसका अंतिम व्यंजन हो जाता है। यह अनुस्वार परस्वर्ण संधि है। इसका एक सूत्र और देखते हैं हम, अगला सूत्र क्या कहता है। नेक्स्ट सूत्र है इसका वह पदांतस्य। इस सूत्र का अर्थ समझेंगे सर्वप्रथम तो वह का मतलब होता है अथवा, पदांतस्य का मतलब होता है पद के अंत में आए हुए का। पदांत पद किसे कहते हैं, इससे पहले पद मैं अपने पूर्व के वीडियो में बता चुका हूं कि सुप्तिंगंतम पदम, कि वह शब्द
जिसके अंत में सुप अथवा तिप प्रत्यय लग करके सिद्ध हुआ हो या जिसका स्वतंत्र रूप से अर्थ होता हो, संस्कृत भाषा में उसे हम पद कहते हैं। तो पद का अंतिम अनुस्वार हो, अंतिम वर्ण यदि अनुस्वार है तो यह संधि विकल्प से होती है। तो यह संधि विकल्प से होती है। यदि हम यह संधि करते हैं तो भी ठीक है, नहीं करते केवल अनुस्वार संधि करते हैं तो भी ठीक है, तो विकल्प से होगा ये। उसके भी एग्जांपल लिखवा रहा हूं मैं। जैसे इसके बारे में लिख देता हूं सामने, पदांत अनुस्वार प्लस यह आए तो विकल्प से अनुनासिक होता है। विकल्प से अनुनासिक होता है, यानी कि परस्वर्ण होता है। जैसे त्वम धन करोसि, त्वम जो एक पद है, देखिए पहले जो उदाहरण लिखवाए थे पिछले सूत्र में, उनमें जैसे कि अम धम की, अम ना तो कोई उपसर्ग है तो यह पद भी नहीं है, कोई विशेष अर्थ नहीं होता, इसका निश्चित अर्थ नहीं होता। त्वम, त्वम एक पद है जो कि युष्मत प्रथमा एक वचन का रूप है, जिसका अर्थ तुम होता है और उसमें सु प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसका जो अनुस्वार है यह पदांत का अनुस्वार है। इसके पश्चात क्या वर्ण आ रहा है जो यह में शामिल है। तो यहाँ पे अनुस्वार के स्थान पर अब परस्वर्ण करेंगे तो ये हो जाएगा त्वम करोसि। लेकिन विकल्प से हम इसको सीधा त्वम करोसि यह भी लिख सकते हैं केवल अनुस्वार संधि से, तो यह भी रूप ठीक है। इसका अर्थ यही है इस सूत्र का कि पदांत में आए तो विकल्प से होता है, होगा तो भी ठीक, नहीं करेंगे तो भी ठीक है। आगे इसके अन्य एग्जांपल पर चर्चा करते हैं। शत्रुघ्न जयति, शत्रु का जो अनुस्वार है ये पदांत का अनुस्वार है, सामने जय आ रहा है तो इसको हम अनुनासिक शत्रुघ्न जयति भी कर सकते हैं अथवा सीधा अनुस्वार भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं शत्रुघ्न जयति। इसी प्रकार से समधन पृक्तव, देखिए उपसर्ग को भी पद माना गया है, इसका भी स्वतंत्र रूप से अर्थ होता है। तो सम पदांत के अनुसार के पश्चात पैवर्ण आ रहा है तो इसका एक रूप तो होता है संपृक्तव तथा दूसरा रूप अनुस्वार संधि से संपृक्तव। अब इसमें विशेष एक ध्यान रखने वाली बात आती है कि यदि इसके एग्जाम्पल में ये वे ले ये आए, ये वे ले ये तीन वर्ण आए अगर पदांत अनुस्वार के पश्चात, तो इनका आदेश होता है, यानी यह आए तो अनुनासिक यह का आदेश होगा, वह आए तो अनुनासिक वह का आदेश होगा और ले आए तो अनुनासिक ले का आदेश होगा। देखिए यदि यह आता है तो अनुनासिक यह का आदेश होगा, वह आए तो अनुनासिक वे का आदेश होगा और ले आए तो अनुनासिक ले का आदेश होगा। इसके एग्जांपल देखते हैं तब समझ में आ जाए। देखिए जैसे समधन वत्सरः, अनुस्वार के पश्चात व्यय वर्ण आ रहा है, व्यय वर्ण। यदि व्यय वर्ण आता है यह वह इन तीनों में से कोई सा भी वर्ण आता है तो अनुनासिक वे का ये का अथवा ले का आदेश होता है अथवा आगमन होता है। यहाँ पे देखिए वे आ रहा है तो अनुनासिक वकार का आदेश होगा और यह हो जाएगा स्वम वत्सरः। ये वे तो रहेगा ही, एक वे का आदेश होगा अनुनासिक वे का, स्वम वत्सरः हो जाएगा। इसको हम ऐसा ना लिख करके संवत्सर है विकल्प से यह भी लिख सकते हैं, दोनों ही रूप सही है। इसमें परस्वर्ण है, इसमें परस्वर्ण नहीं अनुस्वार। आगे देखिए इसी प्रकार से समधन यमः, यहाँ पे अनुनासिक यकार का आदेश होगा और ये हो जाएगा संयम यमः अथवा
संयमः। इसी प्रकार से समधन लाभः, यहाँ पे सलम लाभः हो जाएगा अथवा संलाभः हो जाएगा, दोनों ही रूप सही है। तो ये तीन व्यंजन आए तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि यदि ये वाले आए पदांत अनुस्वार के पश्चात तो उसी का आदेश होगा, यानी कि वह तो वह का आदेश होगा, लय तो अनुनासिक लकार का आदेश होगा केवल इन तीन वर्णों में। बाकी में विकल्प से होता है, इनमें भी विकल्प से होता है। अब आगे हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट सूत्र की, जो है तोड़नी। तोड़नी सूत्र यह भी परस्वर्ण है। परस्वर्ण इसलिए है कि पहले इसकी परिभाषा तो समझते हैं हम। तय वर्ग यानी कि तय वर्ग में आने वाले पांचों वर्ण तथा दधन, इनके पश्चात यदि लय, केवल लय व्यंजन आए, लय वर्ण आवे, तो जो तय वर्ग है ये लय वर्ण में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? लय वर्ण में। तो तय वर्ग जो है लय वर्ण में बदल जाता है, सामने वाले वर्ण के अनुसार बदल जाता है, तो ये परस्वर्ण है। अब कैसे बदलता है इसके एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे तदधनलयः, यहाँ पे दय के पश्चात लय है, दय जो है तय वर्ग का तृतीय व्यंजन है, तो यह हो जाएगा तल्लयः। इसी प्रकार से तद्धनलीन है, यह हो जाएगा तल्लीन है। जहत लक्षणा, जहल लक्षणा हो जाएगा विलसत लंका। विलसत लंका हो जाएगा एक बात इसमें ध्यान रखने योग्य है कि यदि अनुनासिक आए, यानी कि तय वर्ग का अंतिम व्यंजन जो कि न है, न के पश्चात लय वर्ण आता है, तो न जो है उसके स्थान पर अनुनासिक लकार हो जाता है। कि यदि न आएगा तो न बदल जाएगा अनुनासिक लकार में। कैसे बदलता है इसका एग्जांपल बताता हूं मैं। विद्वान धन लिखती, इस एग्जांपल समझ लेंगे। विद्वान धन लिखती, अनुनासिक नकार है ये, इसके बाद में लय वर्ण आ रहा है, क्योंकि अनुनासिक तो है लेकिन ये तय वर्ग अंतिम व्यंजन है ना, तो यहाँ पे न के स्थान पर अनुनासिक लकार हो जाएगा और यह हो जाएगा विद्वान लिखती। यह इसको खोल करके लिखें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसी के साथ हमारी जो परस्वर्ण संधि है यह भी समाप्त होती है और हल संधि प्रकरण है यह भी समाप्त होता है। कल आगे विसर्ग संधि पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।